नमस्कार मित्रों, जया लिटरेचर में आपका पुनः स्वागत है। और आज प्रस्तुत है पुटिया चाचा का भाग 2, जो आप विजय दान देथा की कहानी सुन रहे थे, उसका भाग 2। तो चलिए सुनिए कहानी पुटिया चाचा भाग 2। सूरज के सामने बदली आने पर कमरे में उजाला काफ़ी सिमट गया। फिर भी किसी को उसका ख्याल तक नहीं आया। सभी अपने अपने उजाले में खोए थे। लेकिन जगत चाचा को प्रतिभा केलकर की मेहर मवा से खुशी की अपेक्षा काफ़ी झुंझलाहट हुई। कलेजे में टीस उठी। एक मातहत मास्टरनी तो बने मुख्यमंत्री और वे केवल निदेशक। हर वक्त उसकी खुशामद करनी पड़ेगी। क्या वाकई औरत विश्वास काबिल नहीं होती? फटी फटी आँखों से उसकी तरफ देखा। पहले जैसी रवादार नहीं लगी। इस मटमैली पुताई में अब तक रौनक क्यों नहीं दिखाई देती थी? तो सारा रूप उनकी आँखों में ही था, प्रतिभा केलकर की देह में नहीं। सुलोचना राय तुरंत उनके मन की दुविधा भांप गई। उसे कोहनी से धकियाते कहा, बस फ़कत निदेशक बनाकर ही तू संतुष्ट हो जाएगी? यदि मैं राजस्थान की मुख्यमंत्री बनूं तो जगत चाचा को दूसरे ही दिन सबसे पहले शिक्षा मंत्री की शपथ दिलाऊं। यह मुँह और मसूर की दाल, न नौमन तेल हो और न राधा नाचे। कांता बहल ने ओठों ही ओठों में फुसफुसाकर ताना कसा। जगत चाचा ने गंजा सिर हिलाते ऐतराज किया, ना, नौमन तेल की क्या बात कही? आजकल तो राधा को नाचने के लिए कटोरी भर तेल ही काफ़ी है। मुख्यमंत्री बनना कोई बड़ी बात नहीं। देखते देखते कई मुख्यमंत्री बदल गए। बड़ी बात है बड़ा काम करना, जिससे पहली किश्त में ही टकले टीबों का माहौल बदल जाए। बस थोड़ी सी नज़र खुली रखने की ज़रूरत है। 2 बार जोर से चुटकी बजाकर सलोनी बेवा की तरफ देखकर वे आगे कहने लगे, कार्तिक महीने में 30 दिन अल्ल सवेरे गांव-गांव में सभी औरतें पीपल सींचती हैं, बिना किसी हुक्म आदेश के। पीढ़ियों से किसी की मनाही नहीं सुनती, न पति की, न जेठ की, न ससुर की। क्यों सुने? अपने साथ साथ धरती का श्रृंगार करने वाली क्यों किसी की परवाह करें? वह तो धरती को संवारने की खातिर ही जन्मी है। यदि राजस्थान की एक एक लक्ष्मी के मन में लगातार 12 महीने गांच बिरछ सींचने का जोश जगाया जाए तो वे किसी की मनाही से रुकने वाली नहीं। मर भले ही जाएं, पर अपना नेम नहीं तोड़ेंगी। खेत गलियारे, रास्ते, सड़क और खेल के मैदान छोड़कर राजस्थान में सर्वत्र बिरछ ही बिरछ झूमते दिखेंगे। जहाँ नज़र जाए वहीं गांच और बिरछ और गांच। सूखी धरती के इस बेजोड़ नज़ारे की कल्पना तो करो। अकस्मात बिजली बंद होने पर घर घर चलते पंखे की चाल कम होने लगी। जगत चाचा पंखे की ओर देखकर कहने लगे, राजस्थान की सूखी धरती पर 10-10 कदम पर पेड़ ही पेड़ लहराने लगें तो मेह पानी की क्या कमी? अलंघ्य दूरी से खींचकर बादल अपने आप बरसेंगे घर घर। न राजस्थान नहर का प्रपंच, न कुएं तालाबों की झंझट, न बिजली का संकट और न सिंचाई की परेशानी। पेड़ों की सघन छाह के फलस्वरूप न इतनी तेज गर्मी पड़ेगी और न पंखों का मोहताज होना पड़ेगा। ज़बरदस्ती आंसू तो नहीं थमते, परंतु हंसी तो रोकी जा सकती है। उन सभी अध्यापिकाओं को अपनी उफनती हंसी का खाम लगानी पड़ी। मातहती की लाचारी भी बहुत बड़ी लाचारी है। मातहत होने पर ही तो इसका पता चलता है। राजस्थान के कायाकल्प से आश्वस्त होकर जगत चाचा ने मुख्यमंत्री के अलावा फिर किसी दूसरी छवि की आकांक्षा नहीं की। उनके लिए तो अकाल की विभीषिका मिटते ही गांव-गांव, ढाणी ढपाणी सर्वत्र खुशहाली का आलम छा गया था। रेतीले टीबों में जन्मा हर व्यक्ति धान, घी, खांड, दूध, दही की बहबूंदी के झूले पर अतिरेक आनंद में झूल रहा था। मुंह फुलाए चपरासी ने जब जगत चाचा के हाथ में मुरलीधर पुरोहित के नाम की पर्ची थमाई तो ललाट में बल डालकर उन्होंने ऊपरी मन से पुकारा, पधारिए गुरुदेव, भीतर पधारिए।
सभी से नमस्कार करने के उपरांत उसने कल की मुँहजोरी का पछतावा करते कहा, आज तो समय पर ही आया। जगत चाचा के मन में भी कल के सूखे व्यवहार की मामूली कसक थी। अभी अभी अपनी निराली सूझबूझ से समूचा राजस्थान की मनवांछित इफ़रात ने उनके रोम रोम को उन्मत्त कर दिया था और वे उससे पूरम संतुष्ट थे। मन ही मन मुरलीधर के स्वभाव की पड़ताल करने लगे। सिंधी मुसलमानों की तरह बाल छंटे हुए, सूप की नाई सामने की तरफ चौड़े और पीछे से संकरे, डांट फटकार, धमकी, लोभ या चालाकी के वश में आने वाला यह बंदा नहीं। यह तो जैसे अपने ही दंद फंद में उलझा हुआ, अपने ही गोरख धंधे में खोया सा विनम्र व्यवहार से भी काबू में आ जाए तो गनीमत है। स्वार्थी व लालची मनुष्य को पटाना कितना आसान है। गिनती के नेक इंसानों की ईमानदारी से यह दुनिया एक दिन भी चल नहीं सकती। उन्होंने अपने स्वर में कृत्रिम मिठास घोलते हुए कहा, कल की नाराज़गी शायद अभी तक मिटी नहीं। अरे बाबा, जगत चाचा से मिलने में क्या तो वक्त और क्या बेवक्त। जब इच्छा हो रात को जगाकर भी मिल सकते हो। मैं तो गऊ से भी ज़्यादा सीधा हूँ। विश्वास न हो तो इन सब से पूछ लो। लेकिन मुरलीधर को किसी से पूछने की कोई दरकार नहीं थी और न यह पूछे जैसा मसला ही था। वह तो फ़कत अपने आप से सवाल जवाब करने का आदी था। शून्य में नज़र गड़ाए चुपचाप खड़ा रहा, जाने किस प्रदूषित गुफा में आ गया। तभी जगत चाचा ने उसके सामने हाथ पसारते पूछा, लाए 108 बार लिखकर वह पन्ना लाए? गर्दन हिलाने की मनाही के साथ ही जैसे उसकी उमंग को लकवा मार गया हो। कदम कदम पर गांच बिरछों से लहलहाता राजस्थान एक ही फूंक में उजड़ गया। अचकचाकर धीरे से जानना चाहा, इतना कहने के बावजूद भूल गए? भूला तो नहीं, मगर मजाक की बात समझकर मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मजाक? इस कुर्सी पर बैठकर मैं मामूली मास्टर से मजाक करूँगा? लिखिए, मेरे सामने बैठकर लिखिए, 108 मरतबा जगत चाचा। उसे तब भी विश्वास नहीं हुआ। ऐसी बचकानी हरकत पर कोई कैसे विश्वास करे? अपने हिसाब से ही वह सबको कूता करता था। ऐसी बात तो सुनना भी शर्मनाक है। संदेह व अचरज के स्वर में बोला, बड़ी अजीब अपेक्षा है। मैं तो 7 साल से बाहर काला पानी भुगत रहा हूँ और आपको अपने नाम की ही रट लगी है। आखिर जगत चाचा को बनावटी बाना छोड़कर अपने असली रूप में आना पड़ा। तांत्रिक नाथ की तरह आंखें तरेरते बोले, बाहर कहाँ? हिंदुस्तान से बाहर। सभी हिंदुस्तानियों का एक ही राष्ट्र है, भारत। जवां मर्द हो, थोड़ी बहुत तो जिम्मेवारी समझो। लेकिन वह जिम्मेवारी मुझ अकेले को ही क्यों समझनी चाहिए? 4 बरस और भी चूँ नहीं करता। यदि माँ की जानलेवा बीमारी, यदि हर कर्मचारी माँ की बीमारी का रोने लगे तो भारत माँ का क्या हाल होगा? अपने साथ मेरा वक्त क्यों जाया करते हो? कई ज़रूरी काम सलटाने हैं। हजरत की माँ के लिए सिर खपाने का मेरे पास वक्त नहीं है। इन बीमारियों की असलियत मैं खूब समझता हूँ। 20 बरस शिक्षा विभाग में यूँ ही भाड़ नहीं झोंका। आपके स्वभाव से मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, आप क्यों झूठ बोलने लगे? आप तो सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं। झूठ तो मैं बोलता हूँ, मैं ही अव्वल दर्जे का झूठा हूँ। क्यों? इस तरह झूठ साँच का भला क्या निर्णय होता? मुरलीधर की माँ का दुर्भाग्य। वरना जगत चाचा के मानिक मुँह से तो ये बोल सुनने की ज़रूरत ही क्या थी। मगर वह कूड़ मगज तो कल की तरह आज भी नमस्कार करके चुपचाप चलता बना। ऐसा नहीं कि उसे बोला नहीं जाता, ज़रूरत पर खूब बोलता है। मोहनगढ़ के अधिकांश निवासी इसके गवाह हैं। लेकिन बोलने की भी अपनी बेला और अपनी मर्यादा होती है। जगत चाचा के लिए उसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों ही
असह्य थी। अब भड़ास निकाले तो किस पर? फिर ललाट ठोंक कर वही अचूक मंत्र सुनाया। यह शिक्षा विभाग भी अजीबोगरीब जंतुओं का बाड़ा है। सारी मंडली को जैसे सांप सूंघ गया। प्राणहीन पुतलियों की तरह वे स्तब्ध अविचल बैठी थीं। जगत चाचा के इस अप्रत्याशित रूप से तो वे सर्वथा अपरिचित थीं, लेकिन अभी अभी आंखों के सामने जो कुछ भी अशोभनीय घटित हुआ उस पर अविश्वास भी तो कैसे करें, मगर साथ ही साथ मुरलीधर को भी शालीनता से बात करने का शऊर नहीं है। अपना काम निकालने का कुछ तो हुनर होना चाहिए। कोरी मोरी अकड़ से बात बनती नहीं। उसकी जगह कोई भी महिला अध्यापिका होती तो 1 मिनट में अपनी बदली करवा लेती, किंतु उस मंडली के बीच सुलोचना राय की मनोदशा बिल्कुल ही दूसरी थी। न उसकी घृणा का कोई पार था और न मोद गुमान का। थोड़ी देर बाद कमरे की हवा का दबाव कुछ हल्का हुआ तो वह हिम्मत करके बोली, आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ। मैंने कब किस बात का बुरा माना है जो मुझसे पूछने की ज़रूरत पड़ी? इनकी माँ वाकई गठिया बाएं से पीड़ित हैं। कोई दूसरा देखभाल करने वाला है ही नहीं। इकलौता बेटा 7 बरस से मोहनगढ़ की धूल फाँक रहा है। पड़ोसी के नाते मैं थोड़ी बहुत सेवा करती हूँ, लेकिन माँ का मन बेटे के बिना बहलता नहीं। मनुष्य की वाणी में क्या बबूल से भी तीखे कांटे होते हैं? जगत चाचा के कानों में कुछ वैसी ही चुभन हुई। उखड़ना चाहने पर भी उखड़े नहीं। अपने पर जब्त करके एक माकूल सुझाव दिया, तो अपनी पत्नी को माँ के पास छोड़ जाए। पत्नी? वह सितार की तरह खिलखिलाकर कहने लगी, सारा रोना तो इसी बात का है। सपने में भी शादी नहीं करना चाहते। इनकी माँ का थोड़ा बहुत ख्याल रखिए। मैं तो ख्याल रखूँगा ही, पर मेरा नाम लिखने में हजरत को मौत क्यों आ रही? कुछ भी समझ नहीं पड़ता। मौत का नाम सुनते ही सुलोचना की आग सी लग गई, लेकिन बाहर एक चिंगारी भी प्रकट नहीं होने दी। होंठ काटते बोली, मैं समझाऊंगी, मौका मिलते ही समझाऊंगी। तो इसकी बदली जोधपुर पक्की? आप बड़े हैं, बड़ी बिचारिए। कांता बहल ने उनके डगमगाते भ्रम को सहारा देने की चेष्टा की। इससे बड़ी और क्या विचारूं? जगत चाचा की लाचारी भी छोटी नहीं थी। दूसरे और तीसरे दिन भी मुरलीधर का लिखा हुआ जाप जगत चाचा के हाथ नहीं लगा। तब तक हर पल वही अविकल प्रतीक्षा और वही मंथन, मानो गठिया बाय की बीमारी ने उनकी समूची देह को जकड़ लिया हो। बिना बीमारी के ही उन्हें पीड़ा होने लगी। सत्संग के आनंद में भी खलल पड़ने लगा। अप्सराओं के रूप जीवन की झांकी से भी न जाने क्यों पहले जैसी हरकत अपने आप बंद हो गई। वे ही आँखें थीं, वही रूप जो बंद था। अब उसका दोबारा संचार कैसे हो? मानो उसके रिश्ते घाव को किसी ने के तीखे नाखून बुरी तरह नोच रहे हों। उस असह्य टीस का एक एक पल धकियाते जगत चाचा के लिए पूरे 3 दिन सूखे निकल गए, जैसे 3 बरस का भीषण अंतराल हो। यह नाग डसा दुख भी अकेले नहीं आता। राम जाने सारी की सारी अध्यापिकाएं किस अज्ञातवास में खो गई हैं। मुरलीधर वाले कांड से क्या उन्हें भी कुछ धक्का लगा? क्या ये सभी मिलकर उनकी परीक्षा लेना चाहती हैं? पर आज जमकर अचीती बारिश हुई। कांता बहल की 2 मंजिली छत पर उसकी बरसगांठ का अपूर्व मजमा फूलझड़ियों की तरह खिल रहा था। नई चपरासिन जोश व उत्साह से सारा काम सलीटे से सलटा रही थी। जगत चाचा उसकी आशातीत निपुणता से बेइंतहा खुश थे। ऊपर आकाश में सप्तमी के चांद को अगणित सितारों ने चारों ओर से घेर रखा था और नीचे धरती पर दुनिया की किसी एक छत पर जगत चाचा के चारों तरफ महिलाओं की मंडली विराजमान थी। दोनों जगह आनंद की चांदनी का वारा पार नहीं था। फिर भी जगत चाचा को चांदनी काफ़ी उदास और चांद मुरझाया हुआ नजर आया। कलेजे में कहीं गहरे किसी तीखे शूल की चुभन खटक रही थी।
इधर उधर की बातचीत के बहाने जगत चाचा ने आखिर सुलोचना राय से पूछ ही लिया, क्या वह हठीला राजकुमार अब भी नहीं माना? काफ़ी कुछ तो मान गया, थोड़ी कोशिश करने पर और मान जाएगा। कब मान जाएगा? माँ के मरने पर मान जाएगा। सचमुच के कोड़ों के निस्बत शब्दों की मार ज़्यादा मर्मांतक होती है। जगत चाचा का इतना कहना हुआ और सुलोचना की आंखें अंगारों की सी दहकने लगी। एक बारगी तो उनके दिल ने अपनी जगह छोड़ दी, मगर दूसरे ही क्षण आपा संभालकर उसे अधिक खिंचाने की मंशा से कहा, उसे मनाना ही है तो इस मामूली काम के लिए क्या मनाती है? तुझसे ब्याह करने के लिए ही क्यों नहीं मना लेती? उनके हाथ से चाहे अनचाहे यह हथगोला तो बुरा छूटा। कौन जाने इसका धमाका किधर फट पड़े। किंतु सुलोचना का जवाब सुनने पर तो किसी की भी ईर्ष्या व जलन का पार नहीं रहा। वह तो इस कदर बेखटके बोली मानो अपने आप से ही संवाद कर रही हो या सपने में पूछे गए प्रश्न का सपने में ही उत्तर दे रही हो। जगत चाचा की आंखों में नज़र गड़ाकर बोली, मैंने समझाने में कोई खामी नहीं रखी, मगर वह हठीला राजकुमार माने तब न हो तो एक बार आप भी उसे समझा कर देखें, शायद आपके समझाने से वह मान जाए। उनके सारे शरीर में झुरझुरी छूटी, मानो अनगिनत मधुमक्खियाँ उन्हें भीतर बाहर काट रही हों। अटकते अटकते बमुश्किल पूछा, कौन? मैं समझाऊं? हाँ, तू कहेगी तो समझाना ही पड़ेगा। ज़रूर समझाऊंगा। न चाहने पर भी सुलोचना के मुंह से निकल पड़ा, जैसे बेहोशी में प्रलाप कर रही हो, उम्र भर आपका एहसान मानूंगी। जगत चाचा की रजामंदी के आखिर में मनाही साफ गूंज रही थी। फिर भी सारी मंडली एक साथ तालियां बजाकर बोली, जगत चाचा के समझाने पर तो कैसे भी मूर्ख को समझना पड़ेगा। 10 किलो मिठाई में से कम में सौदा नहीं पटेगा। इस कान से सुन, चाहे उस कान से। इसके लिए तो 1000 कान भी कम है। अच्छा, तो फिर मिठाई पक्की? क्यों जगत चाचा? सभी एक साथ चहक उठी। इसमें जगत चाचा से क्या पूछना, जब चाहो खिला दूंगी। मगर वह मूर्ख बिल्कुल नहीं है। वैसा समझदार औलिया तो मुझे कहीं नज़र नहीं आया। इन शब्दों के बहाने सुलोचना ने मानो अपना समूचा अंतस ही बाहर उड़ेल कर धर दिया हो। ऐसे जवाब की किसी को भी आशा नहीं थी। अनुराधा भंडारी ने तिक्त स्वर में कहा, शादी के पहले ही ऐसी अंतरंग पहचान, ऐसी प्रशंसा, नज़र न लगने का टोटका करवा ले। प्रशंसा तो शादी के पहले ही की जाती है, फिर तो चक से ही फुर्सत नहीं मिलती। माया पंवार ने मानो सबके भीतर की सच्चाई बाहर उछाल दी हो। सहेलियों की आपसी ठिठोली में जगत चाचा की गत बहुत बुरी बिगड़ी। ऐसी करारी मात का तो सपना भी बुरा। एक बारगी तो उन्हें भरोसा ही नहीं हुआ कि वे वही जगत चाचा हैं और यह उनकी वही चिर आत्मीय मंडली है। कोई परिचित या अपरिचित महिला उनके सिवाय किसी दूसरे से प्रेम करे, यह त्रासदी तो उन्हें मरने के बाद भी तकलीफ देने वाली है। इस पर सुलोचना राय ने तो सपने में भी यह उम्मीद नहीं थी। न जाने क्यों उस पर उन्हें ऐसा ही अटूट विश्वास था। हो न हो शरद बाबू की कोई आदर्शतम नायिका उपन्यास का अतिक्रमण करके उन्हीं की खातिर यह जीवन जीती आई है। लेकिन आज तो वह वज्र विश्वास एक ही चुटकी में नष्ट हो गया। उनके रूबरू कबूल करने में उसे रत्ती भर भी शर्म नहीं आई। मगर जगत चाचा तो सुनते ही पस्त हो गए। रोम रोम में चिंगारियां चटकने लगीं। मौत की पीड़ा भी इससे भयंकर तो क्या होगी। मोम का सिंह न पिघले तब तक ही सिंह का डर बना रहता है। यदि किसी दूसरी छवि की शरण नहीं गई तो चलती सांस भी रुक जाएगी।
उन्हें जब कभी इस तरह के आलोक पुंज की चाह होती तो न दिन को रुकावट और न रात को। मातम की चांदनी के पहल पर यकायक उजाले का एक घेरा उभर आया, जिसमें शनै शनै एक छवि अंकित होने लगी, और उसे पहचानते ही चलते प्रसंग को भूलकर वे भारी गले से बोले, यदि मैं नाथूराम विनायक गोडसे होता। अभ्यस्त होते हुए भी किसी के कानों में जगत चाचा की यह बेतुकी मंशा कतई नहीं झरी। सुनते ही ऐसा लगा मानो मंद मंद चांदनी में ठौर ठौर धुएं के बादल मंडराने लगे हों। गुल अडवाणी ने छाती पर हाथ धरकर बड़ी मुश्किल से कहा, तो क्या आपके हाथ से बापू की हत्या होती? यही तो समझने की बात है। यदि मैं नाथूराम होता तो बापू की एवज में किसी दूसरे की जान लेता। बताओ किसकी? धड़ाधड़ कई बड़े बड़े नाम गुलाबी होठों से उछले। मुरलीधर का नाम भी नहीं छूटा, लेकिन जगत चाचा ने किसी नाम के लिए हामी नहीं भरी। बार बार चमकती टाट हिलाते हुए मना करते रहे, ना ना ना। आखिर उन्हें ही पहली सुलझाने को मजबूर होना पड़ा। यदि मैं नाथूराम गोडसे होता तो जिन्ना का सफाया करता। न देश के टुकड़े होते और न असंख्य बेगुनाह इंसानों का खून बहता। एक का खात्मा करने से हजारों प्राण बच जाते, हजारों बहन बेटियों। माया पवार ने 3-4 सिंधी पंजाबी अध्यापिकाओं का नाम गिनाकर प्रतिरोध करते हुए कहा, जगत चाचा, देश का बंटवारा न होने पर इन सुंदर अप्सराओं का अवतरण यहाँ कैसे होता? न वे आपको पहचानती और न आप उन्हें जान पाते। इस घाटे की पूर्ति भला कैसे होती? बंटवारा होने से ही तो गुल बहन से दोस्ती करने का हमें मौका मिला। उन्होंने तुरंत पासा पलटा। अरे मैंने तो यूं ही तुम्हें डराने की खातिर पटाखा छोड़ा था। जगत चाचा के हाथ से जिन्ना की बड़ी बात, एक मामूली चींटी को भी तो ठेस नहीं पहुंचाई जा सकती। पर सचमुच यदि मैं नाथूराम गोडसे होता तो बापू की मुट्ठी भर हड्डियों के बदले भ्रष्टाचार के जिन्न पर गोलियां दागता। धाएं धाएं धाएं। ऐसे बेजोड़ मसखरेपन के बावजूद मनुष्य के कंठ से हंसी का ठहाका नहीं गूंजे तो वह रोने से भी अधिक कष्टदायक है। शायद इस तरह के हंसी का दमन करने से ही मनुष्य के देह के भीतर कहीं न कहीं कैंसर की शुरुआत होती होगी। जगत चाचा ने अपने अस्तित्व से बेखबर होकर नाथूराम विनायक गोडसे की छवि को पूर्णतया अंगीकार कर लिया। अपनी अद्भुत वाणी से झंकृत एक एक अक्षर पर उन्हें पुख्ता विश्वास था। तभी तो हाथ की मुद्रा के साथ उन्हें मुंह से धाएं धाएं की इतने जोर से गर्जना हुई कि ऊँघते सितारों की उसी क्षण नींद उचट गई। पर उन्हें उस प्रमुदित बेला के दौरान ऊपर देखने की फुर्सत ही कहाँ थी। सितारे सोएं तो सोएं, जागें तो जागें। छलकते उत्साह के गुमानी स्वर में कहने लगे, खुलेआम मस्त दोपहरी रामलला के मैदान। उसी पल वह जिन्न नीचे लुढ़क जाता धड़ाम। मिट्टी की परात जैसी 3 गोल मटोल आँखें एक जगह अटकी हुई, 5 हाथ लंबी गर्दन, बालों से भरपूर 2-2 हाथ लंबे दांत। अब कहीं जगत चाचा ने आराम की एक लंबी सांस ली। सभी मनुष्य और सभी प्राणी मरने के लिए पैदा होते हैं। उसी प्रकार राजस्थान विद्युत मंडल की बिजली जाने के लिए ही प्रकट होती है। मौत पर वश चले तो इस पर किसी का वश चले। पंखे की चंचल गति हठात बंद होने पर जगत चाचा दफ्तर में अकेले आहें भरते पंखी से हवा खा रहे थे। ऐसी गर्मी और ऐसी उमस की तो कल्पना करना भी दूभर है। इस पर अपने आप से अपनी भिड़ंत। वे अपनी सत्संग के कतई आदी नहीं थे। उन्हें अपने अस्तित्व का एहसास औरतों की मंडली के बीच ही होता था। अकेले होने पर उन्हें ऐसा लगता कि जैसे अपनी धुलधुल देह को अपने नाखूनों से ही नोच नोच कर नष्ट कर डालेंगे। संयोग का करिश्मा कि सुहाने सपने की तरह 20 महिलाओं का हुजूम उनके दरी खाने आधम का।
जैसे बरसाती हवा के शीतल झोंके ने उन्हें उनके झुलसते मन पर बयार की हो। सोने का सूरज किसी से पूछकर नहीं उगता, उसे उगना होता है तो अमावस की रात को भी उग जाता। जोर से हाँक लगाते हुए उन्होंने चपरासी को कुर्सियां लाने का हुक्म बघारा। कुर्सियों की पूर्ति होते ही उन्होंने तत्काल एक दूसरा उपाय सूझ गया। पसीने से तरबतर मंडली के अलग अलग चेहरे की बिगड़ी रंगत देखी तो दूसरे ही क्षण वे दफ्तर से बाहर निकले और उनके श्रीमुख से नीम की सघन छाया में जाजम बिछाने का फरमान गूंजा। लेकिन आज उस मंडली के सामूहिक दल में एक दूसरा ही कुतूहल फड़फड़ा रहा था। जोधपुर की सड़कों व गली गलियारों में सर्वत्र हवा की तरह यह खबर फैल गई कि हत्यारे डकैत मंगल सिंह की तमाम गैंग का सफाया हो गया। 9 डकैतों की लाशें पुलिस लाइन के मैदान में जनता के दर्शनार्थ रखी गई हैं। एक हरामजादे डाकू ने मरते मरते 2 सिपाहियों के साथ एसपी अमरनाथ को भी शहीद कर दिया। सारे शहर में कोहराम मच गया। मरे हुए डकैतों को देखने के लिए निर्भय भीड़ उमड़ पड़ी। बेचारे डकैत खून में लथपथ चुपचाप पड़े हैं। डरने जैसी कोई बात नहीं, उनसे तो अब मक्खियाँ भी नहीं डरती। दफ्तर की दाहिनी बाजू खड़े होते ही सामने सड़क पर भीड़ अपनी धुन में भागती नजर आई। साइकिलों के पैडल चक्री चढ़े हुए थे। पैदल भीड़ कुहनियाँ दोहरी किए इस कदर जूते फटकारती उन्मत्त हो रही थी जैसे उसी के द्वारा सभी डकैतों का खात्मा हुआ हो कि अचानक फाटक में घुसते मुरलीधर के पीछे सुलोचना राय पर जगत चाचा की निगाह पड़ी। जहाँ खड़े थे वहीं से गरजती हाँक लगाई। आज तो गुरुवर जुगल जोड़ी सहित पधारे हैं, आखिर समझाने से सुमत आ ही गई ना। पास आए तो तकाजा करते पूछा, जरा देखूं आपके हाथ की लिखावट कैसी है। थोड़ा सा जाप बाकी है, यहीं बैठकर पूरा कर लेंगे, सुलोचना ने मुस्कान दबाने की निष्फल चेष्टा करते हुए कहा। उनके जी में जी आया। मुरलीधर की तरफ परिहास की बौछार करते कहने लगे, महामना मुरलीधर जी, अभी से प्रियतमा के कहे घुटने के बल चलने लगे तो दिल्ली कब पहुँचोगे? इन्हें दिल्ली पहुँचना ही नहीं है। कांता बहल ने जाने किस आशय से यह युक्ति गढ़ी, वही जाने। पर इसके साथ ही हंसी का फव्वारा छूटा, किंतु मुरलीधर के होठों पर न मुस्कुराहट, न हंसी और न खींच। इस बेहूदी मजाक से उसके स्वयंभू स्वभाव की रंच मात्र भी रौनक नहीं बदली, जैसे उसने कुछ सुना ही न हो। जगत चाचा के कानों में उस अभेद्य मौन की दहाड़ ही सबसे अधिक गूंज रही थी। उन्होंने झुंझलाकर तिरछी आंखों से सुलोचना की तरफ देखा। हंसी की बात तो दूर, हल्की से मुस्कुराहट का रेशा तक उसके थोबड़े पर मौजूद नहीं था। उल्टे घिन व तिरस्कार की झाई उसकी सूरत पर साफ झलक रही थी। एक मामूली मजाक से इतनी जल भुन गई। धर्म व जाति को तिलांजलि देकर विवाह से पहले पराये मर्द के साथ रंगरेलियां मनाते कुछ भी शर्म नहीं आती, तो 2 चुभते बैन सुनकर बौखलाहट क्यों होती है? पैदल पाँव रगड़ती साथ आई जैसे उसकी छाया हो। पराये मर्द की ऐसी भूख हो तो खुलेआम ढिंढोरा पीटने की क्या ज़रूरत है? चुपचाप अपना पुआ सेंक ले। इसीलिए तो कुदरत अंधेरा करती है। अंधेरे के काम तो अंधेरे में ही शोभा देते हैं। मौज मस्ती की गफलत में थैली भर गई तो ठौर कुठौर झींकती फिरेगी। तब जगत चाचा के अलावा संकट की उस बेला में कोई माई का लाल साथ नहीं देगा। अपना नाक अपने चेहरे पर, समाज का नाक समाज के भाल पर। ऐसी पाशविक छूट से तो किसी का नाक नहीं बचेगा। कैसी सलोनी सूरत थी, लाखों में एक। अब कैसी हुलिया बिगड़ने लगी। डायन को भी उबकाई आ जाए।
चमड़ी का आकर्षण तो भीतर के गुणों से है, तभी तो वैसा लाजवाब रूप कैसा भौंडा हो गया। जगत चाचा को ऐसा महसूस हुआ कि उनके शरीर का जोड़ जोड़ छिटक पड़ेगा।